अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले मुसलसल छठे रोज़ भी जारी। अस्पतालों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों में अब तक 1230 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं। तीसरी आलमी जंग का ख़तरा मंडला रहा है और इस वक्त अगर हम बात करें तवानाई बहरान की तो वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी हंगामी तौर पर प्लान तैयार कर लिया है और कैसे चीज़ों से निपटा जाएगा ये भी हम प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इस खित्ते के लिए की जब हम बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान का किरदार कितना अहम होगा। चीन खुद इस वक्त इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत है और उसका किरदार कितना अहम होगा इस पूरी डेवलपमेंट में। और चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान भी किया। इस ऐलान को किस तरह लिया जाए और चीन का किरदार कितना अहम होगा, अपने माहिरीन से हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ताकत मज़ामत का बदलता हुआ ये आलमी मंजरनामा किस तरफ चीज़ें जा रही हैं और ये जंग अब शुरू तो हो चुकी है, इसका इख्तिताम कैसे होगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त जो इस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, एक तरफ मिज़ाइल आ रहे हैं और दूसरी तरफ आलमी अमन को ख़तरा है। इससे पहले अमन की बातें हो रही थी लेकिन अमन की बातें करने वालों ने ही ये जंग शुरू कर दी है। इस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब मुनव्वर हुसैन पंवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर हैं आलमी अमूर के और इस पूरे जो जंगी सूरत हाल है उस पर थ्रू आउट हमारे साथ रहते हैं अक्सर प्रोग्राम में। मुनव्वर हुसैन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान के और दिफाई तजियाकार हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। मुनव्वर हुसैन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देख रहे हैं ये पूरी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, चूँकि ईरान के ऊपर जिस तरह अटैक किया इसराइली और अमेरिकन फोर्सेस ने और उसका जवाब जिस तरह दिया गया, तो कर रहे थे इसी तरह का एक अमेरिकन को या इसराइल को ये उम्मीद थी कि वो इस तरह का रिस्पांस देंगे। और अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, चूँकि ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त की सूरत हाल है, वो चाहे सऊदीया हो, कतर हो, दुबई हो, वो कोई जगह नहीं छोड़ रहा। वो जहाँ जहाँ पे उनकी तरफ अमेरिकन बेस उनको नज़र आ रहे हैं या वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो उसका रद्द अमल दे रहा है। किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। देखिए, अगर आप इफ़ यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और उसमें जो सिस्टमिक लेवल पे तब्दीलियां रूनुमा होती हैं तो उसके दो फेजेस हैं, बट रादर थ्री फेजेस हैं। पहले फेज के अंदर उस निज़ाम में कमज़ोरियां पैदा होती हैं जिसकी तरफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दिया कि रप्चर हो चुका है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है यूरोप के अंदर। एंड इनफैक्ट ये जो ऑर्डर था ये एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी और स्टेट क्राफ्ट था, जिसको यूरोपियन जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं रैशनलिज्म के, उन्होंने बयान किया है, जिस बुक का टाइटल है एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। दूसरा ये कि जब वो रप्चर हो जाता है तो उस नतीजे में जंगें इस्तेमाल होती हैं और जो मेजर पावर या डोमिनेंट पावर्स होते हैं वो यूनिलैटरल एक्शंस करते हैं, वो निज़ाम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ऑन बोर्ड नहीं रखते और उसके नतीजे में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वो डिसमेंटल हो जाता है। अब मैं आपके सामने मिसालें रखता हूँ। पहली मिसाल ये कि कंसर्ट ऑफ पावर था, जहाँ पे यूरोपियन पावर जिसमें पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया वगैरह वगैरह ये निज़ाम को चलाते थे। और जब इसमें रप्चर पैदा हुआ तो फिर हमने देखा 30 साला जंग जिसे 30 इयर्स वॉर कहते हैं, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम हुई और उसके नतीजे में जो कंसर्ट ऑफ पावर का पूरा निज़ाम था वो डिसमेंटल हुआ और उसके नतीजे में बायपोलैरिटी एमर्ज हुई, बिकॉज दो पावर्स जिसमें फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एज अ टू स्ट्रॉन्ग पोल के तौर पर उभरे। और पोल इसलिए बने कि दोनों के नजरिए डिफरेंट थे। इसी तरह से जो बायपोलैरिटी थी उस निज़ाम में 1970s में रप्चर होना शुरू हुआ कोरियन वॉर से, और कोरियन वॉर के बाद वियतनाम वॉर ने उसके अंदर ठीक ठाक रप्चर किया और जिसे फिर हम 1979 दिसंबर में जो सोवियत इंटरवेंशन थी अफगानिस्तान में,
उसने उस पूरे निज़ाम को डिसमेंटल करके रख दिया और उसके नतीजे में 1991 में यूनिपोलैरिटी एमर्ज हुई, जिसे पैक्स अमेरिकाना कहा जाता है। 2012-14 के बाद जो अमेरिका है उसने ओवर स्ट्रेचिंग की और एक्सेसिव मिलिट्री इंटरवेंशंस की, यानी अफगानिस्तान और इराक तक रुक जाते तो मामला कुछ और होता, लेकिन फिर लिबिया, फिर सीरिया, फिर सूडान, फिर सोमालिया, फिर यमन वगैरह वगैरह में और अब ईरान के अंदर, जिससे जो मौजूदा निज़ाम है वो रप्चर से डिसमेंटलिंग की तरफ जा रहा है और अमेरिका मेजर इंजरीज सस्टेन कर रहा है, जिसमें जो अमेरिकन इकोनॉमी को सस्टेन करने वाले ममालिक हैं, जिसमें गल्फ ममालिक हैं, उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहां पे अमेरिकन इकोनॉमी का लिंचपिन डेटा सेंटर्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो पेट्रो डॉलर है जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को सस्टेन किया हुआ है, हालांकि 39 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज है और फर्दर डे बाय डे कर्जा 6 बिलियन डॉलर योमिया बढ़ रहा है। 90% मॉर्गेजेस देने के काबिल नहीं है वहां के लोग और री इंडस्ट्रियलाइजेशन और जॉब्स इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्सलीट हो गया है, री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं पा रही। इस सारी सूरत हाल में ये वॉर जहां पे $1 बिलियन डेली का अमेरिका कॉस्ट पे कर रहा है, उस सूरत में ये जो मौजूदा निज़ाम है ये डिसमेंटल होगा और फिर अगेन ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगी, जिसमें रियासतें ही नहीं, जिसमें 3 पोल वर्ल्ड आपको फकत पूरी तरह जोबों पे नजर नहीं आएगी, जोबन पे नजर नहीं आएगी, बल्कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसमें रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हशद शेबी की सूरत में, हिजबुल्लाह, हमास और अंसारुल्लाह की सूरत में और अल-कुद्स ब्रिगेड की सूरत में, वो फर्दर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी आने वाले इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है मुनव्वर हुसैन साहब, बड़े आपने इसका पूरा पस मंजर बताया, इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनहाज साहब ने, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, पस मंजर बिल्कुल उन्होंने बताया। इस वक्त अगर अमेरिका की हम बात करते हैं, वो उसने कोई हेजिटेशन फील नहीं की और इस जंग में वो कूद पड़ा। अमेरिका में भी तनकीद की जा रही है इसके ऊपर। और अभी जो पस मंजर बता रहे थे जनाब मुनव्वर हुसैन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, क्या देखते हैं कि एक सर्वाइवल जंग था खुद अमेरिका के लिए, शायद वो इसको इस तरह प्लान करना चाह रहा था, चूँकि सुपर पावर तो वो है, लेकिन एक बैलेंस करने के लिए खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है, चीन जिस तरह तरक्की कर रहा है, चीन जिस तरह चीज़ों को टेक ओवर कर रहा था, आप समझते हैं कि यही मुकासद थे या जो एक खाना जंगी और फिर इस पूरी मशरिक़ वस्ता की जब हम बात कर रहे हैं, चूँकि ज़ाहिर तो यहाँ पे थे, इन्वेस्टमेंट जिस तरह मुनव्वर हुसैन साहब ने भी जिक्र किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की खुद यहाँ पे, अब उसको इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुनव्वर साहब को सुनना है कि इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू लिसन, बिकॉज बहुत अथॉरिटी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं आपके नाजरीन के लिए, और बहुत मेरे लिए खुद भी लर्निंग होती है। अच्छा, ये थ्योरेटिकल बिल्कुल बातें हैं, प्रैक्टिकल के साथ इम्प्लाइड नॉलेज मुनव्वर साहब ने ऑलरेडी कवर कर ली, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इस जो भी तनाज़ा चल रहा है इसके मुतालिक अगर बात करूं, बेसिकली अमेरिकन जो हैं वो यहाँ पे एक किस्म का ल्योरन हुए हैं बाय द इजरायलीज, और एट द सेम टाइम ये पर्सनल इंटरेस्ट मैं इसको ज्यादा समझता हूँ ऑफ द नेतन्याहू एंड जो ट्रम्प है। रीजन क्या है? एक तो अगर नेतन्याहू को ले लें तो उसके इसराइल के अंदर खुद के ऊपर काफी मुजाहरे भी हो रहे हैं, और वो जो उसकी एक नेतन्याहू की पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होती थी, तो अब जो इवन लेफ्टिस्ट हैं वो और खासकर ये राइटिस्ट भी जो हैं वो भी उसके खिलाफ होना शुरू हो गए थे। मजीद ये कि वहां पर उसके खिलाफ कई करप्शन के ऐसे केसेस हैं कि उससे अटेंशन डाइवर्ट करना जरूरी थी, और इसलिए उसने इस तरह की बातचीत की। आपने देखा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले अमेरिकन इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं इसराइल के अंदर, उन्होंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दी कि दरियाए अखबार तक इसराइल को होना चाहिए, ग्रेटर इसराइल का उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था। तो उसके बाद से इशारे मिलना शुरू हो गए थे। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, मुनव्वर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको यूनिपोलर वर्ल्ड है, और यूनिपोलर वर्ल्ड के साथ शोल्डर रब कर रहा है चाइना, और उसके साथ साथ रशिया भी जिस तरह से, लेकिन वो यूक्रेन में उसको लॉकडाउन भी है। तो लिहाजा ओवरऑल अगर देखा जाए, उसके साथ साथ तो वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर वो एक सर्वे के मुताबिक, और वहां पे एक जनरल जो परसेप्शन है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस नहीं जीत पाएंगे। तो न्यू कॉन्स वहां पे जो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है
बेसिकली उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ट्रंप इस वॉर में कूदे। और मेरे ख्याल में उनकी ओवर एस्टिमेशन या अपनी कैपेबिलिटी की हुई, और अंडर एस्टिमेशन जो है वो ईरान की कैपेसिटी मिलिटरीली या वहां की कौम के मुतालिक हुई। अब ओवरऑल देखा जाए तो इस पर दो किस्म के नैरेटिव्स के साथ या ऑब्जेक्टिव के साथ वो आए थे। नंबर वन ये कि वहां रजीम चेंज करनी है, जो कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक वहां पे करनी जरूरी थी, क्योंकि वो समझते थे कि वो इंतहा पसंद है और आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिकन मेन लैंड, अगर नहीं तो एटलीस्ट जो उनके अड्डे हैं उसके ऊपर वो न्यूक्लियर अटैक करने जा रहे हैं। नंबर टू ये ऑफ कोर्स रजीम चेंज की बात मैंने पहले कर दी जी। लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में वो बुरी तरीके से फेल हुए। ना वो रजीम, अगर उन्हें ठीक है उनको शहादत मिली अली खामनाई साहब को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके नीचे जो सेकंड टीयर, थर्ड टीयर इवन उसको जब शहीद किया गया तो वो जो कंसिस्टेंसी थी लीडरशिप की वो उसी तरीके से फाल रही जैसे कि खामनाई साहब अगर हयात होते तो वो उसी तरह का रिस्पॉन्ड करते। वन सेकेंडली, जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स का ताल्लुक है तो अब वो भी जो है वो हवा में चला गया। वो नैरेटिव ये बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे इराक के अंदर जब प्रेसिडेंट बुश ने हमला किया था तो कहा था यहाँ पे केमिकल्स वेपन है प्रेसिडेंट सद्दाम के पास और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के लिए आए। लेटर उन्होंने माफी मांगी अपने कौम से कि ऐसा कुछ भी नहीं था और हम गलत थे। वही चीज यहाँ पे न्यूक्लियर के हिसाब से एक बड़ी मजेदार चीज हुई यहाँ पे कि जो मिथ थी जो यूएस के अराउंड एक चलती थी और पूरी दुनिया उस पर बिलीव भी करती थी, वो ये कि अमेरिकन जो है पूरे मिडिल ईस्ट को जो है वो सिक्योरिटी जो है वो कवर दे सकते हैं या उनको बचा सकते हैं, बुरी तरह नाकाम हुए। ना फिर उनका आयरन डोम चले, ना उनके थर्ड मिसाइल सिस्टम चले या और भी दीगर जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैट्रियट जैसे हैं, कुछ भी काम ना किया। और वहां पे जहां जहां पे उनके अड्डे थे वहां पे जो है वो अमेरिकन ने हिट ली। और ये चीज मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क ने भी, मुस्लिम मुल्क ने इस चीज को प्रेफर नहीं किया कि ईरान के ऊपर रिटेलिएट करें, तो लिहाजा वो मिथ भी खत्म हुई। दूसरा ये भी था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते थे, ये अमेरिकन लोगों को ये बावर कराते थे कि स्टेट ऑफ होर्मुज एक किस्म का, बातों बातों में उनके थिंक टैंक से बात भी की कि ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वाली बात होगी और इसको कभी वो बंद नहीं कर पाएंगे। 3 दिन पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं देखता हूँ ये कैसे बंद करते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल तकरीबन 5-6 दिन हो चुके स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है। और साथ साथ इसको जो यूनिपोलर वर्ल्ड के जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर भी बुरी तरीके से वो नाकाम हुए। तो लिहाजा इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप स्पेशली मैं समझता हूँ कि और उनकी जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी तरह से बॉकडाउन हुई है कि इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर अब यहाँ पे क्या इसराइल और अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो अगर वो अपने आप को सोल सुपर पावर मनवा के रखना चाहते हैं और यही स्टेटस ग्लोबल ऑर्डर का रखना चाहते हैं तो फिर ईरान के ऊपर उनको शदीद हमला, एक नया हमला या एक नई वेव जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इशारे किनारों में और डायरेक्टली भी कह चुके हैं, वो मेरे ख्याल में अब उनके पास जो है वो चॉइस बाकी रहेगी। ये ऑप्शन आप कह रहे हैं कि उनके पास जी एमएस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुनव्वर हुसैन साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, किस तरह इस चीज़ को आप कहेंगे कि अमेरिका मिसकैलकुलेट कर गया, खुद इजराइल भी, कि जंग इतनी तवील हो सकती है और फिर इस तरह की बंदिश क्या ये अमेरिका को सूट करता है ये सब कुछ? और सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके साथ जो इत्तेहादी हैं और फिर जितने भी हमारे मशरिक़ वस्ता के बाकी ममालिक हैं उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया और ना सिर्फ उनके लिए, खुद हमारे पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है। ये जो एक तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और उसके ऊपर आज पाकिस्तान में भी जो हमारी हुकूमत है उन्होंने भी उसके ऊपर प्लान किया है, जैसे कोविड में वर्क फ्राम होम और इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं। इस सवाल पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अमेरिका के जो अज़ाइम थे, आप समझते हैं कि उसमें उसको कामयाबी मिली या वो नाकाम हो गया इब्तदाई, अगर हम इन 6 दिनों की बात करें तो? पहले तो ब्रिगेडियर राशिद मिनाज साहब का बहुत शुक्रिया फॉर अहमद सईद मिनाज जी जी अहमद सईद मिनाज साहब का जो बहुत ही काइंड वर्ड्स उन्होंने किए। और फ्रेंकली स्पीकिंग ये आई एम सेइंग फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, मैं मिनाज साहब को सुनना पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और बल्कि जब हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर से कहता हूँ कि मिनाज साहब को ज़रूर दावत दिया करें। जो आपने बात की अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स की, देखिए अमेरिका के जो स्ट्रैटेजी है जिसे मैं 3D स्ट्रैटेजी कहता हूँ, डीकैपिटेशन की स्ट्रैटेजी जो कि नाकाम नजर आ रही है, बिकॉज उनका ख्याल था कि जो लीडरशिप है टॉप की उसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा फरमाया,
उसके बाद उनके पास कोई फर्दर लीडरशिप नहीं होगी, पॉलिसी मेकिंग गैप होगा और इस तरह से हम जो है ईरान के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। बुनियादी तौर पे जहां वो फेल हुए हैं वो ईरान का नजरियाती स्ट्रक्चर समझने से फेल हुए हैं, जिसकी तरफ स्कॉट रीटर इशारा करते हैं। ये फेल हो गया है अमेरिका कि ईरान का जो नजरिया जो इस्लाम की बुनियादी शख्सियात के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर खड़ा है उसे समझने से कासिर है। दूसरा जो डी है वो इसमें कतई कलामी माफ, वो शायद जैसे सदाम हुसैन वाला मामला बना था, इराक की सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी वहाँ, चूंकि अवामी सतह पे उस तरह की पजीराई नहीं मिल सकी थी। यहाँ हमने देखा कि खमनाई साहब के बाद अवाम में एक जोश और जज्बा नज़र आया और लीडरशिप के बगैर ही लोग इकट्ठे हो गए और हमें सिंक नज़र आ रहे हैं। यही बुनियादी फ़र्क है मुनव्वर हुसैन साहब? नहीं, इसको मैं ज़रा दूसरे अंदाज से देखता हूँ। देखें, जो नजरिया होता है ना, आइडियोलॉजी जो होती है वो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है और मेजर सोर्स ऑफ पावर होता है। ये वो नजरिया था जिसकी वजह से 1950s में नासिर ने रूल किया अरब वर्ल्ड के ऊपर। ये वो नजरिया था जिसकी बुनियाद पर अमेरिका ने पावर गेन की वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और लेटर ऑन फिर वो मनीला तक आ गए थे। और ये वो नजरिया है जो ईरान के पास इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल इस्लाम वो लेकर आए हैं, जहाँ पे ईरानियंस इकट्ठे हुए में है। ये अलग फैक्टर है, सिविलाइजेशनल फैक्टर भी है, हिस्ट्री फैक्टर भी है। लेकिन इस वक्त जो नजरिया है, जो लगता था कि खुमैनी के बाद वो वीक हो रहा है, और यही मिसकैलकुलेशन थी अमेरिकन की, जिसे खामनाई ने अपनी शहादत के साथ खून से उसकी आबियारी की है, उसने ईरान को इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और नजरिए को शिकस्त देना नामुमकिन है। और हमास के केस में जो इजराइल 6 दिनों में पूरे अरब वर्ल्ड को जंग हराता था, 2 सालों से उसे हरा नहीं पाया। उसने सारा डिसमेंटल कर दिया, गजा को, लोगों को मारा, लेकिन वो उस नजरिए को शिकस्त नहीं दे सका। और यही वियतनाम के केस में अमेरिकन के साथ हुआ। तो दूसरा जो डी है वो डी वेपनाइजेशन है। और ये जो डी वेपनाइजेशन है, इसमें अमेरिकन को लगता है कि उन्होंने बैटल शिप्स और एयर पावर के ऊपर अटैक किया है, तो लिहाजा वो डी वेपनाइजेशन के प्रोसेस में कामयाब है, जिस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं हमने उनकी 17 बैटल शिप्स को डुबो दिया है। लेकिन जो ईरान की असल पावर और वेपन है वो उनका मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और यही वजह है कि पेंटागन के लिए जो सबसे सीरियस परेशानी का बाइस है वो शहीद 136 ड्रोन है, जिसका वो इज़हार बार बार कर रहे हैं और जिसका उनके पास कोई इस वक्त तक तोड़ नहीं है। तीसरा डिसमेंटलिंग है जो ईरानी रिजीम स्ट्रक्चर है, और इस हवाले से उन्होंने 3 किस्म की पॉलिसी अख्तियार की है, जिसमें वो एक अनलिमिटेड फायर पावर उन्होंने खोला हुआ है और हॉस्पिटल्स को, बिल्डिंग्स को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, इंटरनल अनरेस्ट के लिए वो वेपनाइज कर रहे हैं इस वक्त कुर्द्स को, जिसको अल कुद्स और हशद शैबी इंगेज करेंगे। और तीसरा, वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्राइब करें। जो घंटा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं चुनूंगा कि ईरान के अंदर से लीडरशिप कौन सा सूटेबल होगा जिसे पावर में बिठाया जाए। लेकिन अगेन जो इस वक्त सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, वो लगता यह है कि ये जो लिंडसी ग्राम का भी ख्याल है कि जो ईरान के अंदर जो नजरियाती जो इस वक्त क्लास है उसे हम खत्म कर देंगे, और जैसे ही रिजीम गिरेगी तो फिर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेगा और सारी मुश्किलात इजराइल के लिए हल हो जाएंगे और इजराइल के लिए बड़ा तोहफा होगा। वो नजर नहीं आ रहा ग्राउंड के ऊपर। और यही अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, या परवीन साइनी जो इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, या चाइनीज जो वॉर एक्सपर्ट प्रोफेसर जियान हैं, उन सब के अगर आप असेसमेंट सुने तो उस असेसमेंट में एक बात वाज़ेह है, और वो ये कि अमेरिका मेजर ब्लीड सस्टेन करेगा और वो उसके लिए अनसस्टेनेबल होगा। बिकॉज जो पावर है, याद रखें, ये पावर फायर पावर नहीं होती। फायर पावर उसका एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। पावर को डिफाइन करते हैं कि वंस कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। उसमें 3 चीजें हैं। परसेप्शन आपकी क्या है, परसुएशन क्या है आपकी, उस क्या आप परसू कर पा रहे हैं कि बिहेवियर चेंज करें, और आपकी पेनिट्रेशन कितनी है। ये तीनों जो परसेप्शन है अमेरिका की, खुद अमेरिका में इस वक्त अच्छी नहीं है, बाकी दुनिया को आप छोड़ दीजिए। परसुएशन की जो पावर थी इन केस ऑफ ईरान और अपने अलाइज यूरोप की और अपने जो अरब उनके फ्रेंडली रिजीम्स हैं कि अपनी फौजों को भेजें, वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक पेनिट्रेशन का सवाल था कि वो पेनिट्रेट कर जाएंगे इस रिजीम के अंदर, वो भी इस वक्त तक नजर नहीं आ रहा। तो इसमें ये जो जी आप बताइए, कंप्लीट कर लें आखिरी जुमला।
तो बस मैं ये जो कह रहा हूँ 3P फिनोमेना जो है वो इस वक्त अमेरिका के फेवर में हमें नजर नहीं आ रहा। सो लिहाजा ये फेवर कर रहा है चाइना और रशिया को कि जो इस काबिल हो चुके हैं, अगर ये एक महीना फर्दर चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप देखे ना, इस वक्त अमेरिका कंफ्यूज नजर आता है। चंद दिनों घंटों की लड़ाई है, 4 हफ्ते की लड़ाई है, 8 हफ्ते की लड़ाई है। और ईरान के जो बयान है उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का हो या उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है लारीजानी, वो कहते हैं कि ये तो हमने 4-5 सालों की तैयारी की हुई है जंग की, 2.5 लाख हमारे पास जखीरा है, फर्दर हम मिसाइल बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि मेजर इंजरी जो है वो अमेरिका को मुझे इन्फ्लिक्ट होते हुए नजर आ रही। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यही वो चीज़ें थी जो जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे कि पैनिक नहीं कर सका अमेरिका, और शायद वो सोच रहे थे कि जैसे ही हम इनकी टॉप लीडरशिप को मारेंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की रिजीम हम लेके आएंगे। उसका मुज़ाहरा हमने देख लिया कि इस चीज़ ने ज़्यादा मजबूत किया है ईरान को, और न सिर्फ ईरान को बल्कि अवामी सतह पे किसी भी मुल्क के मुसलमान मुल्क, ना सिर्फ मुसलमान, खुद अमेरिका के अंदर भी इस चीज़ की मुखालफत हो रही है। इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे और अहमद सईद मिनहास साहब का तज़किया भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। खुशामदीद। बात हो रही थी मशरिक़ वस्ता में जारी इस जंग के हवाले से, क्या ये जंग मज़ीद तवील होगी और जो अमेरिकन और इसराइल के अहदाफ थे वो पूरे कर सके या उनको इसमें मायूसी हुई? ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहास साहब, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे, मुनव्वर हुसैन साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे, शुरू में आपने भी कहा खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। पैनिक तो नहीं कर सका अमेरिका जो जिस तरह सोच रहा था, या इसराइल का जो प्लान था, बट अभी भी हम देखें तो वो जो कुर्द्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, वो खाना जंगी की तरफ। अब वो ज़ाहिर उसका ये अगला हथियार है कि किसी भी तरह चाहे जो मिडल ईस्ट की दूसरी रियासतें हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएं। ईरान चूँकि रद्दअमल दे रहा है इसके ऊपर, तो क्या इस तरफ जा सकते हैं या अब सालसी का कोई किरदार अदा किया जा सकता है और ईरान वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चाहे सऊदीया के साथ हों, दुबई या दूसरे कतर हो गया, दूसरे जो ममालिक हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने अरसे तक इसको जंग को वो खींच सकता है, इसको जो है वो प्रोटेक्टेड वॉर की तरफ जा सकता है ईरान या नहीं। तो ये याद रखें कि 11 साल लंबी जंग इसने इराक के साथ लड़ी थी, इसके साथ इसका बॉर्डर ही मिलता था और डेली लेवल के ऊपर स्क्रिमिशेस चलती थी, एक दूसरे के लैंड के ऊपर हमले भी होते। तो तवील जंगें लड़ने का ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको भी तजर्बा है और इसके अलावा दीगर जो उनकी अफवाज हैं उनको भी इसका तजर्बा है ना। लेकिन इस वक्त इराक नहीं है मद्दे मुकाबिल, इसके मद्दे मुकाबिल इसराइल और अमेरिका है। लेकिन उनका मसला ये है कि वो उनके साथ बॉर्डर्स ज्वाइन नहीं होते, उनको फ्लाई करके मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर आके हमला करना पड़ता है, जिसके लिए फिर अभी जो ईरान है मुख्तलिफ ममालिक के जो में मौजूद एयर बेसिस हैं उनको हिट कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिकन हैं, वो इतने सात समंदर पार से आके यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनकी भी लॉजिस्टिक्स ठीक है, सप्लाई चेन उनकी भी स्ट्रांग होगी, सेल्फ सस्टेन उनके बैरी बेड़े होते हैं। लेकिन क्या वो उस तरह से एट ईज हैं जैसे कि ईरान है? तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कितने अरसे तक ये प्रोलॉन्ग कर सकेगा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, तो दो तरह की कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज होती हैं। एक तो है कि इंटेंजिबल और एक टेंजिबल। अगर टेंजिबल की पहले बात कर लें, जिसके हम ऑलरेडी बात भी करें कि इनके पास जो मिसाइल सिस्टम है, जब से इनमें रेवोल्यूशन यहाँ पे आया था 1979 में और बाद में इराक की जंग के अंदर भी ये रहा, तो इसने जो फर्स्ट थ्रेट जो महसूस की ईरान ने वो इसराइल की जानिब से थी और उसके बाद इनडायरेक्ट थ्रेट जो है वो यूएस की जानिब से थी। तो डे वन से इनका जो कंसंट्रेशन थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये इनके ऊपर तमाम जो है सैंक्शंस लगी हुई थी, उन्होंने मिसाइल सिस्टम अपने बनाए। और अब कहते हैं कि मिसाइल्स को भी उन्होंने फिर ऐसे हाइड आउट में रखा कि 60% तकरीबन इनकी जो जोग्राफिया में जो इनकी टेरेन है वो पहाड़ों पे मुश्तमिल है, तो उनको भरपूर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि पूरे शहर जो है वो अंडरग्राउंड उन्होंने आबाद कर रखे हैं। जो बंकर बस्टर जैसे बॉम्ब्स हैं उनके अगेंस्ट भी वो महफूज है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हैं कि हमने एंट्रेंस और एग्जिट जो है इंटरनल्स को उनको हिट करने जा रहे हैं। वन सेकेंडली, जो उन्होंने अभी तक अपनी टेंजिबल जो मिसाइल सिस्टम या ड्रोन सिस्टम इनके पास मौजूद थे, वो उन्होंने अपने वो पुराने वाले जो कहते हैं इनकी शेल्फ लाइफ भी पूरी थी, वो फायर करके उनके ऊपर जितने पैट्रियट और थर्ड और आयरन डोम के महंगे तरीन जो मिसाइल्स उनके ऊपर खर्च करवा दी, उनको एग्जॉस्ट कराया
और अब उन्होंने खैबर 2 जो है या खैबर 1 उन्होंने फायर की है तेल अवीव के ऊपर, उसका फायर बॉल जो बना था, प्लूम जो बना था, पूरी दुनिया ने उसको जी देखा जी। कि किस कदर वो लीथल था। और वो हाइपरसोनिक सुनने में आता है, वो मिसाइल है जिसमें इनके इसको पूरा जो आयरन डोम को उसको डॉज किया था। सेकंड कैपेसिटी होती है इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल में क्या है कि आपकी कौम आपके साथ खड़ी है नहीं, तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि अब से 1 महीना पहले यहाँ पर रिवोल्यूशनरी गार्ड से खिलाफ एक पूरी मुहिम चली थी, और जिसका मोसाद और रॉ उसमें इन्वॉल्व थे, मोटिवेट कर रहे थे, और बाद में ईरान ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया ऐसे एजेंट्स को, और उनकी जो एग्जीक्यूशन करने लगे थे तो अमेरिकन उनको थ्रेट भी की थी। इसी तरीके से जो आपके अभी जो लोग हैं इस वक्त अली खमनाई साहब की शहादत के बाद जो वहां पे अगर कोई फ्रेगमेंटेशन या पोलराइजेशन कोई थी भी अवाम के अंदर, तो अब वो दोबारा से यूनाइटेड हो गए और वो अली खमनाई साहब की शहादत को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जो हुई थी रोजों के दरमियान रमजान शरीफ के महीने के अंदर, उससे इक्वेट कर रहे हैं। तो जी लिहाजा जब आइडियोलॉजी या रिलीजन बीच में आ जाए तो कौमियत के साथ मिलके वो जो एक कम्बिनेशन बनता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ये अंदर बड़ी फिर उसकी अच्छी आपने बात की और ये एक पूरी उम्मा को जोड़ भी सकता है और ये एक अच्छा पैगाम भी। इस पे मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं और चेयरमैन हैं तहरीक नौजवान पाकिस्तान के। खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में, फाइनली आपने हमें ज्वाइन कर लिया। किस तरह देखते हैं, एक तो चूँकि गुफ्तगू काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए, और एक अवामी सतह पे तो है, हुकूमतें साथ नहीं हैं। आपको लग रहा है कि खाना जंगी से बचने के लिए तमाम उम्मत को इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए ताकि एक ईरान को भी सपोर्ट मिल सके, और ज़ाहिर है रियासती पॉलिसी भी होती है हर मुल्क की, इस्लामी मालिक हमें कहें उस तरह तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस पूरे जो इस सिनेरियो जो डेवलप हुआ है इसमें उम्मत को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? एक फैक्टर तो है मजहबी, एक जुनून है, जज्बा है, और साथ ही साथ अकीदत है, जिसका जिक्र अभी ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे थे, उससे पहले मुनव्वर साहब ने भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उम्मत तो इकट्ठी नहीं हो रही ना, अगर गजा के ऊपर नहीं हो रही, उम्मत सिर्फ एक सूरत पे इकट्ठी होगी जब उनको खौफ पैदा होगा। लेकिन वो खौफ जब उनको मगरिब से पैदा होगा, क्योंकि जो देते थे दवाए दिल वो तो अपनी दुकान बढ़ा गए। अभी देखें ना, अगर हम जिस वजह से उम्मत इस्लामिया इस टाइम पे मुश्किल है, वो तो अमेरिका है और इजराइल है। जाहिर है इजराइल के साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि उम्मत इस्लामिया किसी भी किस्म की कोई लगाव रखती है। जो भी जिन ममालिक ने तस्लीम किया है वो तो मजबूरन तस्लीम किया, हमें भी मालूम है, लेकिन पीछे तो अंकल सैम ही है। लेकिन अगर अंकल सैम के हवाले से जब तक ये नहीं पता चलेगा कि असल बुराई की जड़ अंकल सैम, तो फिर अंकल सैम की वजह से तो फिर सीधा सीधा जो हम नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अंकल सैम सबको बर्बाद कर रहा है और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हीं की वजह से उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। अब ये तमाम चीजों को सामने अगर रखा जाए तो हमें ये नजर आता है कि इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो ऐसी पोजीशन के अंदर जा रही है जो मेरा ख्याल है कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, और इसके अंदर उम्मत इस्लामिया इकट्ठा नहीं हो रही बल्कि वो मजीद अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, उनके अंदर ये बात आ रही है, महसूस हो रही है, लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि अमेरिका उनको एक ऐसा चक्कर देता है कि वो ऐसा उनको मेरे ख्याल में झांसा देता है जिसके ऊपर फिर वो अमेरिका के गुण गाने लगते हैं। और क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने जो अपने डिफेंस फोर्सेस बनाई थी वो तमाम की तमाम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी। जब वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी तो जाहिर है फिर अमेरिका के जहाज से हम ये बातें करते आए थे ना माजी के अंदर। आपने तमाम जो मौजूद पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बात की होगी कि ये वो तमाम F-35 ये बड़े बड़े जहाज, ये रेडार सिस्टम, अब आप देखिए ना जो सऊदी अरब के अंदर हमले हुए हैं, जो या आज अजरबैजान के ऊपर ड्रोन हमला आया है, कौन करवा रहा है? आपका करवाया नहीं, ईरान ने नहीं करवाया। अरामको वगैरह के ऊपर हमला ईरान ने नहीं करवाया, ये इजरायली एजेंट करवाते हैं। अमेरिका को इसमें इल्म होता है, अमेरिका उसमें शामिल होता है। इसी वजह से आयतुल्लाह खामेनी और आयतुल्लाह ख़मीनी उसको शैतान बुजुर्ग कहते थे, और वो कहते थे कि यही है सबसे बड़ा मेन शैतान। और इजराइल की क्या हैसियत है? इजराइल इज मैटर ऑफ
आई वुड से कि देश जिसके अंदर हम उधेड़ के रख सकते हैं, आलम इस्लाम अगर इकट्ठा होकर उसको कर ले। लेकिन इस टाइम पे उनके पास, इजराइल के पास असला खत्म हो गया। आप देखिए, असला खत्म हो गया, इंटरसेप्टर्स जो थे वो खत्म हुए। नतीजा ये हुआ कि पूरे यूएई और गल्फ से इन्होंने इंटरसेप्टर उठाए और वो उसको दे दिए, इजराइल को दे दिए, जिससे उनकी सिक्योरिटी का सत्यानाश होकर रह गया। और आज उनको ये समझना पड़ेगा कि इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है बतौर न्यूक्लियर ताकत जो इन सब को रगड़ा लगा सकता है। और पाकिस्तान ही को तो उधेड़ना इनका मकसद है कि पाकिस्तान को ये टारगेट करें। ईरान तो इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। ईरान का तो मसला ही नहीं है, मसला तो है पाकिस्तान का, जो मुल्क न्यूक्लियर बना चुका है। वो आपका क्या ख्याल है कि वो न्यूक्लियर जो बना रहा है वो मुल्क उसको वो छोड़ देंगे और जो बना चुका है उसको वो, तो ये मेरा ख्याल है हमें गौर करना चाहिए। ठीक, ये जिस तरफ आप पॉइंट कर, अब्दुल्ला साहब मैं आऊँगा आपकी तरफ भी, जो पॉइंट आपने उठाया कि पाकिस्तान टारगेट हो सकता है, क्या ये इतना ही आसान है? चूँकि कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान से बहुत बड़ा दिफाई बजट है, भारत के पास बहुत बड़ी इकॉनमी है, बड़े दावे थे, लेकिन उसको कैसे चंद घंटों में रगड़ा दिया। ये तो पूरी दुनिया अभी तक इस चीज़ के इस गुनगा रही है, तो ये इतना आसान तो नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया गुन नहीं जा रही, पूरी दुनिया इस बात पे हैरान है कि पाकिस्तान ने आखिर ये रगड़ा कैसे लगा दिया है। पूरी दुनिया अब मिल के ये सोच रही है, तमाम मगरबी ममालिक, तमाम कुफर मिल्लत वाहिदा होता है, हम क्यों नहीं इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते। और उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना है, डीन्यूक्लियराइज के लिए डीमिलिटराइज करना है, डीमिलिटराइज के लिए उनको डी इस्लामाइजेशन की तरफ ले जाना है, और ताकि डी लिंक चाइना के साथ। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ईरान के पास ये सारी चीजें थी या नहीं थी, उसको चैलेंज करके देख लिया। और जो अभी 6 दिन से मुसलसल ये जो जंग जारी है उसमें भी अमेरिका को और ख़ुद इजराइल को पता चल गया। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ होता तो शायद 6-8 घंटे की बात होगी, इससे ज़्यादा लंबी ये जंग चलेगी भी नहीं। मुनव्वर हुसैन साहब, जो हम बात कर रहे थे, किसमें गुजारिश कर दूं मैं थोड़ी सी मुनव्वर साहब से, फिर आप पूछिएगा। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि DGISPR को क्या जरूरत पड़ गई है कि बयान देने का। अल जजीरा पे पाकिस्तान की जंग हो रही है अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का मसला है इंडिया के साथ, और DGISPR बयान दे रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत हैं। अगर हमारे दुनिया ने न्यूक्लियर कभी मुल्क को हालत जंग में नहीं देखा, और अगर वो उसने ऐसी कोई जसारत की तो फिर दुनिया वो हॉरिफिक, वो तबाहकुन उसके मनाज़िर दुनिया ने पहले ना देखे हों। मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, वाज़ेह मतलब नजर आ रहा है ना कि ये अल जजीरा को इंटरव्यू अंग्रेजी में देना DGISPR मैसेज था ना अब्दुल्ला गुल साहब, मैं उसी बात को आपको ही वो माजी में जब इंडिया की अभी जंग जारी थी तो इंडिया कहता था ना कि हमने ये भी तबाह कर दिया, वो भी कर दिया, पाकिस्तान ने यहाँ हमला कर दिया। तो DG के अल्फाज अभी भी बड़े वायरल हैं। उन्होंने कहा था कि अभी पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, और पाकिस्तान जब हमला करेगा तो इंडियन मीडिया को बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया बताएगी। तो फिर दुनिया ने बताया और दुनिया आज तक बता रही है। मुनव्वर हुसैन साहब, किस तरह देखते हैं इस्लामी इत्तेहाद, और फिर जो हम पैनिक करने की बात कर रहे थे, ईरान ने तो नहीं किया, ईरान ने तो एक सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए, अवाम खड़े हो गए और उन्होंने साथ दिया अपनी, हालांकि उनके पास 30 ईयर लीडरशिप बची है, उसके बावजूद बड़े वो इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे हमने देखा कि हाँ, कुछ अर्सा पहले वहाँ पे मुजाहरे हो रहे थे सड़कों पे, सब कुछ वो सब तय करके, जिस तरह पाकिस्तानी कौम के लिए है कि कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। नॉर्मल डेज में ठीक है, सियासी नज़रियाती इख्तिलाफात अपनी जगह, तो पैनिक तो नहीं कर सका उस तरह। अब क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या निकलेगा और कैसे कमांड संभालेगा ईरान, और क्या कोई सालिसी वाला जो किरदार है और कुछ सफारतकारी उनकी तेज़ होगी ताकि एतमाद साजी हो सके और साथ वो लोगों को, इस्लामी मुल्कों को साथ मिला सके इस जंग में। मुनव्वर हुसैन साहब, देखिए, पहले कैपेसिटीमोलॉजिकल इशू को समझें। इस्लाम और कम्युनिज्म के अंदर एक कॉमनैलिटी है, वो कॉमनैलिटी है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की, ग्लोबल सोसाइटी की। इस्लाम उसे उम्मा कहता है जी, और कम्युनिज्म उसे क्लासलेस सोसाइटी कहती है। अब इन दोनों के मुखालिफ में लिबरलिज्म है जो कि नेशनलिज्म की बात करती है, और इसी नेशनलिज्म की बुनियाद पर डिवीजन डाली गई है, और इसी डिवीजन को
आप यूनिट कहते हैं जो कि इस वक्त अनार्किक सिस्टम में की रोल प्ले कर रहा है। और अगर ये यूनिट सिस्टम नहीं होता तो इल्यूमिनाटीज और फ्री मैसन और जोश वाइट्स इस तरह से कंट्रोल नहीं रखते जो इस वक्त उनका कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है। अब जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है, इसके दो लेयर्स हैं। एक लेयर के अंदर उम्मा मौजूद है और वो अवामी लेयर है। यानी अगर आप अवाम से पूछें, चाहे वो गल्फ की अवाम हो या अफ्रीका की हो या साउथ एशिया की हो या नॉर्थ अमेरिका और फार ईस्ट एशिया की हो, वो उम्मा का सेंस उनमें मौजूद है। और अगर आप पोल्स करवाएं तो वो पोल के अंदर वाजे होगा कि वो किसको दुश्मन समझते हैं और किसको दोस्त समझते हैं। जबकि जो ऊपर की लेयर है जिसे आप एलीट कहते हैं, और जो वेस्ट का यानी ग्लोबल नॉर्थ का जो इल्यूमिनाटीज का जो एलीट है, उसका गठजोड़ है आपके उम्मा के रूलिंग एलीट के साथ, और वहां पे सारा प्रॉब्लम आता है। इसलिए यहाँ पे आपको रिफॉर्म्स नजर नहीं आते। इस कॉन्सेप्ट्स को पहले तो हमें समझने की जरूरत है। दूसरा ये कि जो गुल साहब ने बात की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको किसी और अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो गुल साहब ने बड़ी अच्छा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। देखिए, जिस वक्त इराक पे हमला होने लगा था तो सद्दाम हुसैन ने कहा था कि हम अफगानिस्तान नहीं हैं, लेकिन फिर इराक अफगानिस्तान बन गया। और फिर जब लिबिया की तरफ गए तो लिबियंस ने कहा कि हम इराक और अफगानिस्तान नहीं है। फिर लिबियंस का हशर क्या हुआ, और फिर ये सीरिया भी यही दावा करता था, और फिर ईरान ने भी यही दावा किया था, और आज तुर्की भी यही दावा कर रहा है। ये दावे करने के बजाय पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी, जब सोवियत इंटरवेंशन इनटू अफगानिस्तान में हुआ, जहां पे गुल साहब के वालिद बुजुर्गवार ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, हमने सोवियत यूनियन को पाकिस्तान में आने से पहले रोका था, एंड इट वाज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और पाकिस्तान ने बगैर अमेरिका के सपोर्ट के 3 सालों तक सोवियत को रोका था। 82 में रेगन आया और उसने $3.2 बिलियन पाकिस्तान को एड पैकेज दी। तो इसे हमें समझना है, और इस कॉन्टेक्स्ट में DGISPR की स्टेटमेंट को देखें तो बड़ी वाज़े आपको नजर आती है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात जो मैं आपको बताने लगा हूं कि इस वक्त ईरान के लिए वे आउट क्या है। देखिए, ये जो थर्ड हम टीयर की बात करते हैं ना, हमें ये समझना चाहिए कि हिजबुल्लाह की जब टॉप लीडरशिप डिकैपिटेट हो गई थी तो हसन नसरुल्लाह टीनेजर थे और वो आए थे, उसने लीड किया था। और फिर आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने किस तरह से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो लेबनान था उसमें अपने असर और रसूख को कायम किया और पेनिट्रेट हो गए। और फिर मुझे याद है 2006 में अमेरिका में मैं पॉलिसी मेकिंग का कोर्स कर रहा था, और अमेरिकन जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे और उनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्रीज से जब हमारी मुलाकातें होती थी तो वो फ्रस्ट्रेट थे कि इस हिजबुल्लाह का हम क्या करें। तो कहने का मकसद ये कि इसे आप नजरअंदाज न करें। अगेन यहाँ पे जो इनटेंजिबल फैक्टर की ब्रिगेडियर साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं सब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर कहता हूँ। उसने किरदार अदा करना होता है। यहाँ पे शख्सियात नहीं, मिशन और टारगेट और हदफ होता है। अब आप इस नजरिए को, आखिरी पॉइंट दे रहा हूं, इस नजरिए को आप क्या कहेंगे? जब खुमैनी से ये पूछा गया था कि अमेरिका घेर रहा है और उसके जहाज बरदार जो बड़े बड़े जहाज है पहाड़ नुमा वो अटैक के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था तो फिर क्या हो जाएगा, हम ये लिबास उतार के शहादत का लिबास पहन लेंगे, वो इससे बेहतर है। और फिर क्या हो जाएगा कि हम इस दुनिया को छोड़ के अबदी दुनिया और मलकूती जहान में चले जाएंगे जो इससे बेहतर है। अब इस नजरिए को आप कैसे किल करेंगे, जिसको प्लेटो ने कहा था कि आइडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रियलिटी। आइडिया को आप किल नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है हदफ और जो तयन है ईरान का वो इसमें बड़ा वाज़ेह है, बड़े वाज़ेह और बाकी मुस्लिम दुनिया को भी ये अडॉप्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है आपने। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है मिनहाज साहब, मैं चाहूँगा 1 मिनट आप और एक अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के लिए। किस तरह देखते हैं चीन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा इस अमन अमान की बहाली के लिए, और ख़ासतौर पर सालसी का जो उन्होंने मशरिक़ वस्ता में अपना एक खुसूसी नुमाइंदा भेजने का ऐलान भी किया है? देखिए, ना सिर्फ चाइना बल्कि रशिया भी, ये जो इनका नेक्सस है आपस में, मेरे ख्याल में ये मिलकर अमेरिकन को यहाँ पे रोकना चाहेंगे या इसराइल को रोकना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर इनका रसूख, और आप जानते हैं कि टर्की के अंदर रशिया के जो है वो बेसिस भी हैं। चाइना कभी खुल के उस तरह से वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो वेपन्स देने में ये विद दैट मैटर फंडिंग के हिसाब से, सस्टेंस के हिसाब से जरूर जाना चाहता है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को वो फोकियत देता है। तो लिहाजा इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट भी परेशान कुन है, इसके अमेरिकन के लिए भी और इसराइलीज के लिए भी।
और मैं समझता हूँ कि ये अगर जंग रुकी तो शायद ये 2-3 बड़े जो आपस में अगर दस्तों गिरबान, तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई भी हॉस्टाइल स्टेटमेंट इस तरह की कोई चीज आती है तो शायद हम जो है वो वॉर को ठीक। रोकने की तरफ जा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आखिरी पॉइंट आपका। जी देखिए, सीधी सी बात है कि ये चाइना रशिया, अभी तक तो हमने देखा है कि लास्ट टाइम जब ये इकट्ठे हुए थे तो वो सीरिया के ऊपर ये इकट्ठे हुए थे, लेकिन अभी तक पिछली दफा भी गजा पे एक मौका था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक बड़ा किरदार अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी जब तक ये सारी बातें मफरूजा जात के ऊपर ही हैं कि ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन एक बात है, चाइना को ये बात पता होना चाहिए और मेरे ख्याल में वो पता है। जो मेरी उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई उसके अंदर सुनवी डोंग से, तो वो उनको यह बात इल्म है। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा देयर इज नो सच थिंग एज राइस पीसफुली। दुनिया में somebody has to pay the price। अगर आप राइस पीसफुली के नारा लगाते रहेंगे तो दुनिया में आपको कोई सुपर पावर नहीं बनने देगा, ये कदम नहीं जमाने देंगे। अगर यहाँ अमेरिका टिक गया या अमेरिका को कोई इसके अंदर कामयाबी, जो कि मुझे नहीं नजर आ रही इंशाल्लाह ताला, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई कामयाबी होती है तो फिर उस सूरत के अंदर तो फिर भूल जाए ये चीन कि वो कभी सुपर पावर बनेगा। ये अगले फिर 20 साल वो इसको सुपर पावर नहीं बनने देंगे, ये बात तय है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मुझे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि अभी जो आने वाले हालात हैं उसके अंदर जिस तरह से ज़ायनिस्ट वो तो बस्तगफार और ये जितने भी ये शैतान को मानने वाले, शैतान को मानने वाले, ये जिस तरीके से काम किरदार अदा कर रहे हैं और शैतान को पुकार रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे हालत क्या है। तो अगर ये शैतान को पुकार रहे हैं तो हम क्या अपने रब अल्लाह ताला को नहीं पुकार सकते? क्या इस टाइम पे मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? लेकिन मुसलमानों का तो मसला यही है ना कि वातासिमू बिहब्लिल्लाह व जमीअन व तफर्रकू। हम तो तफरके में पड़े हुए हैं, हम नहीं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हैं। तो ये बड़ा मसला है। ये मेरे ख्याल है कि ऐसे नहीं होगा, आने वाले दिन बहुत खतरनाक होंगे, आपको नजर आ जाएगा। बिकॉज अगर अमेरिका को हार्नेस नहीं किया गया तो फिर आप यकीन माने कि अमेरिका न्यूक्स इस्तेमाल करने से भी गरेजा नहीं होगा, तेजी कटर इस्तेमाल करेगा, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। दे विल डू देयर बेस्ट, जो कि वो कर सकते हैं वो वही करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि इस मशरिक़ वस्ता की जो कशीदा सूरत हाल है उसके ऊपर बेहतरीन तज्ज़िया आप तक पहुँचा सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।